ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूँ मानसी दास। वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने हवाई हमले में अपने राहत कर्मियों को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाने का आरोप लगाया। इसराइल ने कहा बयान बेतुका। That's nonsense. I'm sorry. Give us a bit of respect that we care about those people, and it's the same people that helped Israel. चैरिटी संस्थाओं ने गजा में भोजन मुहैया कराने का काम रोका। गजा का संकट कितना गहरा? इजराइल पे प्रेशर बढ़ेगा। क्या आप स्पेस को और ओपन कीजिए। लगता है कि मुझे कि हालात जो हैं अब बस से बदतर होने वाले हैं। अब जो फोकस जो था हमास से शिफ्ट होके अब वो जो राइट टू सेल्फ डिफेंस था, अब वो आ गया कि नहीं भाई, इनफ इज इनफ। पश्चिमी मुल्कों के सैन्य गठबंधन नेटो ने किए 75 साल पूरे। अमेरिका ने कहा आने वाले वक्त में यूक्रेन बनेगा नेटो का सदस्य। We're also here at NATO to talk about the summit that's upcoming in हम यहाँ गर्मियों के दौरान वॉशिंगटन में होने वाले नेटो के सम्मेलन के बारे में भी बात करने आए हैं। यूक्रेन नेटो का सदस्य बन जाएगा। चुनावी हलचल भी होगी, लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल सुनिए मानसी दास से। ताइवान में कल आए शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत कर्मियों ने कहा है कि अब भी 600 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। इनमें एक होटल के सभी कर्मचारी और पर्यटक शामिल हैं जो सड़क संपर्क टूट जाने के कारण जगह से निकल नहीं पाए। भूकंप का केंद्र रहे हुआलियन में अधिकारियों ने लोगों को 10 मिनट का वक्त दिया ताकि वो आधी गिरी इमारतों में से अपना सामान निकाल सकें। वहीं ताइपे के इडलैंड का दौरा करने के बाद मेयर हुओ यू ई ने कहा, इस आपदा के कारण हम बेहद नर्वस हो गए। बीते कल हमने लोगों को बाहर निकालने का बड़ा अभियान चलाया और प्रोफेशनल टीम से तबाह हुई जगहों में जाकर लोगों को बचाने का आदेश दिया। साथ ही और नुकसान ना हो इसके लिए हमने रक्षात्मक कदम भी उठाए हैं। हमने इमारतों के बेसमेंट मजबूत किए ताकि सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम न रहे। अमेरिकी ट्रेजरी मंत्री जेनेट येलेन चीन के प्रीमियर ली चियांग और वित्त मंत्री से मुलाकात करने के लिए चीन पहुंची हैं। साल भर के भीतर ये उनका दूसरा चीन दौरा है। वो फिलहाल 5 दिन के चीन दौरे पर हैं, जहां वो सोलर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में, जिसमें चीन को एक तरह से बढ़त हासिल है, उस पर चर्चा कर सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ जुड़ी भारत की सीमा को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और रहेगा। मंत्रालय के साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में चीन के अरुणाचल प्रदेश की कुछ जगहों के नाम बदलने की खबर से जुड़े एक सवाल के बारे में सवाल का जवाब देते हुए रणधीर जायसवाल ने कहा, We have made couple of statements in the last month, last few weeks. हम इस मुद्दे पर बार बार बयान दे चुके हैं। हमने पिछले कुछ हफ्तों में बयान दिए हैं। हमने अपने बयानों में भारत की पोजीशन स्पष्ट की है। कुछ जगहों के नाम बदलकर आप वास्तविकता नहीं बदल सकते। सच्चाई यही है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अविभाज्य हिस्सा है और ये स्थिति ऐसी ही रहेगी। इटली के दूरदराज के एक द्वीप अलीकदी के मेयर रिकार्डो गुलो ने कहा है कि वो लोगों को मुफ्त में बकरियां देने को तैयार हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले इस द्वीप पर जंगली बकरियों की संख्या को लेकर एक सेंसस आया था, जिसके अनुसार यहाँ बकरियों की संख्या इंसानों के मुकाबले 6 गुना हो गई है। यहाँ के उबड़ खाबड़ पठारी इलाके बकरियों के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन ये अपने आप में लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही हैं और खाने की तलाश में घरों में घुस आ रही हैं। म्यांमार में बर्मी विद्रोहियों का कहना है कि उन्होंने राजधानी नेपिडाओ में 2 ठिकानों पर हमला किया है। इन हमलों को दुस्साहसी लेकिन काफी हद तक प्रतीकात्मक हमला बताया जा रहा है। 3 साल पहले म्यांमार में तख्तापलट के बाद नेशनल यूनिटी सरकार सत्ता में आई थी। सरकार ने सैन्य मुख्यालय और हवाई अड्डे पर छापेमारी का आदेश दिया है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने 7 ड्रोन को गिरा दिया है, जबकि हवाई अड्डे के पास एक ड्रोन में विस्फोट हो गया। इस कारण हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। म्यांमार के बड़े हिस्से पर सशस्त्र विपक्षी समूहों का नियंत्रण है और वो हमलों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं।
ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत भी गजा इसराइल युद्ध से। गजा में इसराइल के हवाई हमले में 7 विदेशी राहत कर्मियों के मारे जाने के बाद इसराइल पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले ये याद दिला दें कि ये हमला उस वक्त हुआ जब राहत कर्मी देर एल बला में कार से तटीय इलाकों से गुजर रहे थे। ये राहत कर्मी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। इस पर वर्ल्ड सेंट्रल किचन WCK का लोगो लगा हुआ था। इसराइल इस मामले में अपनी गलती स्वीकार कर चुका है। इसराइली सरकार के एक प्रवक्ता एवी हेमैन ने कहा कि प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि गलत पहचान के कारण ये दुखद गलती हुई थी। हमले के बाद वर्ल्ड सेंट्रल किचन के संस्थापक होसे आंद्रे ने इसराइल पर अपने वर्कर्स की कार को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाने का आरोप लगाया। खोसे आंद्रे ने कहा कि उनकी चैरिटी इस्राएली सेना के साथ संपर्क में थी और इस्राएली सेना CWK के राहत कर्मियों की आवाजाही के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। 7 team members between the specialty security people we have, 3 British individuals. होसे आंद्रे कह रहे हैं कि टीम में विशिष्ट सुरक्षा वाले 7 सदस्य थे। इनमें 3 ब्रिटिश, 3 अंतर्राष्ट्रीय चालक दल के साथ ही 1 फलस्तीनी भी था। सुनियोजित तरीके से एक एक करके उनकी कारों को निशाना बनाया गया। उन्होंने पहली कार पर हमला किया। हम अभी ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहली कार पर हुआ क्या था। हमें लग रहा है कि वो इसलिए सुरक्षित भागने में सफल रहे क्योंकि वो एक बख्तर बंद गाड़ी थी। लेकिन इसराइल ने इन दावों से इनकार किया है और गजा में इसराइल ने वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 वर्कर्स की जानबूझकर हत्या की। इन आरोपों से इसराइल ने इनकार किया है। इसराइल के वॉर कैबिनेट के सदस्य और इसराइल के इकोनॉमी और इंडस्ट्री मिनिस्टर नीर बरकत ने कहा कि IDF ने जानबूझकर किसी को निशाना नहीं बनाया। ये बेतुका है और उन्हें इसके लिए खेद है। There's no way in the world that Israel would target people that come to give people aid. नीर बरकत कह रहे हैं कि इसराइल लोगों को मदद पहुंचाने वाले लोगों को कभी भी निशाना नहीं बनाएगा। ये बेतुका है। मुझे खेद है। हमें थोड़ा सम्मान दें। हम लोगों की परवाह करते हैं और ये वही लोग हैं जो इसराइल की मदद करते हैं। मुझे यकीन है कि बड़ी गलती हुई है। इसराइली सेना इसकी जांच करेगी और दुर्भाग्य से मारे गए लोगों के परिवारों को पूरी जानकारी देगी और हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऐसा दोबारा ना हो। लेकिन सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज ने कहा है कि इन मौतों के लिए इसराइल ने जो सफाई दी है उससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। We need to have accountability for how it's occurred. And what isn't good. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज कह रहे हैं कि घटना कैसे घटी इसकी जवाबदेही की जरूरत है और अब तक जो बयान दिए गए हैं वो संतोषजनक नहीं है। घटना सिर्फ युद्ध का एक उत्पाद है, ये कहना ठीक नहीं है। ये मानवतावादी कानून के खिलाफ है। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून में साफ तौर पर कहा गया है कि राहत कर्मी जान गंवाने के खतरे से मुक्त होकर राहत और मदद पहुंचा सके। अमेरिका में ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। वॉशिंगटन में एक संवाददाता सम्मेलन में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने गजा में काम कर रहे राहत कर्मियों के लिए एक संदेश दिया। We support the work that you do. We fund the work that मैथ्यू मिलर कह रहे हैं कि हम आपके काम का समर्थन करते हैं। हम इसराइल, गजा और दुनिया भर में राहत संगठनों के काम को फंड करते हैं और हम चाहते हैं कि ये काम जारी रहे। हम इसराइल सरकार से साफ तौर से कहना चाहते हैं कि राहत कर्मियों को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए उन्हें कैसे बचाया जाए, इसे बेहतर करने की जरूरत है। इस बीच व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका को उम्मीद है कि इस्राएली हमले में राहत कर्मियों के मारे जाने की घटना का युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर जो बातचीत चल रही है उस पर असर नहीं पड़ेगा। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने कहा है कि वार्ता में विवाद का मुख्य मुद्दा गजा की सभी जगहों पर विस्थापित फलस्तीनियों की वापसी का है। एक वीडियो बयान में हमास के राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया ने कहा है कि हमास अपनी सभी शर्तों पर कायम है। इस्माइल हनिया कह रहे हैं कि हम अपनी मांगों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। स्थायी युद्ध विराम, गजा पट्टी से इसराइल की व्यापक और पूर्ण वापसी, सभी विस्थापितों की घरों में वापसी, गजा में हमारे लोगों के लिए जरूरी मदद की मंजूरी, गजा पट्टी का पुनर्निर्माण, नाकाबंदी हटाना और कैदियों की अदला बदली के लिए सम्मानजनक समझौता। ये सब हमारे फलस्तीनी लोगों को उनकी मातृभूमि और पवित्र स्थलों पर अधिकार हासिल करने के लिए है। इस बीच खबर ये है कि राहत कर्मियों पर इस हमले के बाद चैरिटी संस्था वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने गजा में काम बंद कर दिया है।
मानसी, यही नहीं, इसके अलावा एक दूसरी अमेरिकी चैरिटी संस्था है अनेरा। उसने भी अपने स्थानीय कर्मचारियों और उनके परिवारों के सामने बढ़ते जोखिमों के कारण काम निलंबित कर दिया। और ये दोनों जो संस्थाएं हैं, ये मिलकर फलस्तीनी इलाकों में लगभग 20 लाख लोगों को हर हफ्ते भोजन मुहैया करा रही थी। और संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि फलस्तीन की लगभग आधी आबादी यानी कि 11 लाख लोग युद्ध और राहत वितरण पर इस्राएली प्रतिबंधों के चलते भयानक भूख का सामना कर रहे हैं। CWK के अपने काम को रोकने का जो उनका फैसला है, उसका असर साइप्रस की तरफ से राहत सामग्री गजा में पहुंचाने के लिए जो समुद्री गलियारा बन रहा था, उसे लेकर भी जो है अब बात हो रही है। और WCK के काम रोकने के निर्णय के बाद साइप्रस से जो समुद्री गलियारा बन रहा था वो भी शांत हो गया है, जिसे चैरिटी ने पिछले महीने गजा के उत्तर में मदद की तादाद बढ़ाने और अकाल की स्थितियों को रोकने के लिए बनाने में मदद की थी। अब से कुछ देर पहले मैंने संपर्क किया इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर के फेलो और मध्य पूर्व मामलों के जानकार फजलुर रहमान सिद्दीकी से, और उनसे सबसे पहले यही सवाल किया कि गजा में आम लोगों पर अब इसका क्या असर पड़ सकता है। देखिए, पहली बात तो ये कि जहां तक जो एड ऑपरेशन है वो उसको लेके पर्टिकुलरली इजराइल और यूएस बहुत ज्यादा रिसेप्टिव नहीं है। जब से ये बात आई है कि भाई एड को आप वो करें, इनको फैसिलिटेट करें, तो उनको फ्रीडम दें, उनको आप जो है और ओपन स्पेस दें, तो उस पर इजराइल बहुत ज्यादा रिसेप्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा उसके टफ स्टैंड है। इतनी सख्त उन्होंने उसको वो किया है, जिस तरह को वो चेक करते हैं, जिस तरह का उसको इन्विजिलेशन जिस तरह का उसको होता है, तो उसको तकरीबन जो एड वर्क हो रहा है, जो ऑपरेशन चल रहा है, उसमें एक रिपोर्ट ये है कि 20 to 30% चीजें वहां तक पहुंच जाती हैं। ये 5-6 महीने से ये कहना मेरे ख्याल में ये ज्यादा गलत नहीं होगा। जितना एड चलती है वो गाजा पहुंचते पहुंचते 20-30% पहुंच पाती है। और दूसरी बात, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद उन्होंने खुद अपने ऑपरेशन को विड्रॉ कर लिया है। इसमें मामला यह है कि भी एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 203 जो है एड वर्कर अपनी जान गंवा चुके हैं। तो इसके देखिए 3-4 इसके प्रोग्राम होंगे। पहला प्रोग्राम तो ये होगा कि जो पहले से ऑलरेडी बहुत ही इफेक्टेड है उसमें और जो दूसरे जो वॉलंटियर्स हैं वो रिट्रीट कर जाएंगे। दूसरी बात ये है कि इजराइल के एक नया प्रेशर, हालांकि इजराइल इसको लेके बहुत ज्यादा डिफेंसिव है, उन्होंने कमेटी की बात की है कि हम कमेटी वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ये करेंगे, लेकिन इसके पीछे और जो दूसरे लोग हैं उन पे और बहुत सख्ती होगी। तीसरी बात यह है कि इसमें इजराइल पे प्रेशर बढ़ेगा, क्या आप स्पेस को और ओपन कीजिए। लगता है कि मुझे कि हालात जो हैं अब बस से बदतर होने वाले हैं। आपने अभी जब बात की तो आपने जिक्र किया कि इसराइल पर दबाव बढ़ेगा, तो इसराइल पर दबाव बीते कुछ दिनों से बढ़ ही रहा है, लेकिन ये भी नहीं दिखता कि उसको हथियारों की जो सप्लाई है जो पश्चिमी देशों से हो रही है वो बंद हुई हो। तो दबाव किस हद तक बढ़ेगा और उसका आखिर नतीजा क्या होगा? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। देखिए, आपने बात की इसराइल वो आर्म सप्लाई की और दबाव की। देखिए, इसराइल के लिए जो आर्म सप्लाई है वो अमेरिका का और वेस्टर्न कंट्रीज का उनका एक कमिटमेंट है उसकी सिक्योरिटी को लेके। उनका एक सिंगल नारा है कि इजराइल हैज ऑल राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। उसमें उनका पॉलिटिकल कमिटमेंट है, सिक्योरिटी कमिटमेंट है, डिप्लोमेटिक कमिटमेंट है, और अमेरिका जैसी कंट्री के लिए एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट भी है। तो ये तो देखिए दो अलग चीजें हैं। दबाव का मामला ये है कि जैसे जैसे वॉर जो ड्रैग ऑन कर रहा है उसमें दबाव ये पड़ रहा है कि आप सीजफायर कीजिए, आप जो सिविलियन कैजुअल्टी उसको रोकिए। आप जो दो चीजें अलग हैं, जो वेपन सप्लाई है ये अमेरिकन की इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो इंटरनल पॉलिटिक्स का अमेरिका पे जो प्रेशर है, जो इनका तरह का रिलेशनशिप है उसका रिफ्लेक्शन है, और जो दबाव की बात है वो ग्लोबल चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स, लोगों का फ्रस्ट्रेशन और मास लेवल पे जो प्रेशर हर गवर्नमेंट में पड़ रहा है। अभी देखिए, अभी सुनक साहब ने कहा है, जो कि सबसे क्लोजेस्ट लाई हैं अमेरिका के भी और इजराइल के भी, उन्होंने भी कहा है कि अगर ये चीजें अगर कैजुअल्टी सिविलियन जारी रही, हो सकता है कि हम मजबूर हो जाएं कि हम आपको वेपन सप्लाई नहीं करेंगे। हो सकता है कि हमें डिक्लेयर करना पड़े कि आप जो ग्लोबल नॉर्म्स हैं उससे आप अबाइड नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखें अक्टूबर से लेके मार्च तक में अमेरिका ने फर्स्ट टाइम जो सीज फायर पे अमेरिका ने एब्सटेन किया, दैट्स क्वाइट सरप्राइजिंग। आज सुनक साहब बात कर रहे हैं, आज जर्मनी जो उनका नंबर 2 सप्लायर है, उनके भी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि भाई सिविलियन कैजुअल्टी जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये अगर आप उसको डिलिनेट करें तो उसकी पूरी वेस्टर्न कंट्रीज की, अमेरिका की, यूके की लैंग्वेज बदल रही है। अब जो फोकस जो था हमास से शिफ्ट होके अब वो जो राइट टू सेल्फ डिफेंस था, अब वो आ गया कि नहीं भाई, इनफ इज इनफ। लेकिन एक फैक्ट ये है कि तकरीबन 7 महीना हो जाएगा,
इस 7 महीने में पूरी भाषाएं बदल रही हैं, लोगों की टैक्टिस बदल रही है, जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है वो बदल रही है, और जो लोगों को जो कंसर्न था कि अब भाई इनफ हो गया, हमास की उसमें जो है फॉर द सेक ऑफ एलिमिनेटिंग हमास जो है एक 35,000 कैजुअलिटी जो हो रही है, इसका मकसद क्या है, ये कहां जाके एंड होगा? तो नाउ इट इज हाई टाइम फॉर देम टू चेक इजराइल, टू अपोज इजराइल, एंड देन टू पुट व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर दे कैन डू, ऑल काइंड ऑफ प्रेशर। तो ये थे मध्य पूर्व मामलों के जानकार फजलुर रहमान सिद्दीकी। और गजा में मौजूद बीबीसी संवाददाता रुश्ती अबू अलूफ ने जानकारी दी है कि उत्तरी गजा में इस राहत कर्मियों पर हुए हमले के बाद उत्तरी गजा की तरफ कोई राहत सामग्री नहीं पहुंची है। और मानसी, आपको ये भी बता दें कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की बातचीत होनी है, और ये बातचीत इस हवाई हमले के बाद होनी है। अब इस बातचीत में क्या निकलता है, bbchindi.com पर हम आपको लगातार अपडेट करेंगे। तो आते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे लाइव पेज पर। और मानसी, अब इस पॉडकास्ट का दूसरा पड़ाव, पश्चिमी मुल्कों का सैन्य गठबंधन नेटो आज अपने 75 साल पूरे होने की खुशी मना रहा है। ब्रसेल्स में नेटो सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई है, जहां गठबंधन के नेताओं ने बीते सालों की नेटो की उपलब्धियां गिनवाई और आने वाली चुनौतियों पर भी बात की। बेल्जियम की विदेश मंत्री हाजा लहबीब ने कहा, It is with gratitude and respect मैं अपने सहयोगियों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान जताना चाहती हूँ, जिनकी मदद से हम शांति, सुरक्षा और समृद्धि के 75 साल पूरे होने की खुशी मना रहे हैं। मैं एंटनी ब्लिंकन की कल कही बात दोहराना चाहती हूँ, जब तक हम साथ हैं, सुरक्षित हैं। And I will quote another famous star. एक और टिप्पणी करना चाहूंगी, चलिए साथ आगे बढ़ते हैं। And now I will ask to the बेल्जियम की विदेश मंत्री और नेटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने केक काटकर औपचारिक तौर पर नेटो के 75 साल की वर्षगांठ मनाई। इस मौके पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले, We know many new challenges have emerged. Again, ones that the founders of NATO could not possibly afford. हम जानते हैं कि नई चुनौतियां आ रही हैं, ऐसी चुनौतियां जिसके बारे में नेटो संस्थापकों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जलवायु संकट, साइबर हमले, फेक न्यूज। गठबंधन साथ मिलकर इन सभी चुनौतियों से लड़ रहा है। बीते 3 सालों में हमने अपनी पूर्वी सीमाएं मजबूत की हैं, रक्षा उपकरण बनाने की काबिलियत बढ़ाई है, हमने नए रणनीतिक कॉन्सेप्ट बनाए हैं, 2 नए सदस्य जोड़े हैं, लेकिन हमारे उद्देश्य वही हैं, एक मजबूत गठबंधन बनाना। वहीं नेटो के संस्थापक देशों में से एक नॉर्वे के विदेश मंत्री एस्पेन बर्था एडा ने कहा, Remember that if you go back some 15, 20, 25 years, much of what NATO was doing was... नॉर्वे के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि याद रखिए 15, 20, 25 साल पहले नेटो जो कुछ कर रहा था वो आर्टिक 5 के उसके मूल सिद्धांत से संबंधित नहीं था। आज के वक्त में हम उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र, यूरो अटलांटिक क्षेत्र में एक सुरक्षा स्थिति देख रहे हैं। ये बिल्कुल शीत युद्ध जैसे हालात नहीं है, लेकिन 20 साल पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल हालात हैं। और कई मायनों में नेटो का महत्व पहले कभी इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं था। बैठक में यूक्रेन रूस युद्ध भी बड़ा मुद्दा है। रूस के खिलाफ नेटो यूक्रेन की मदद कैसे करे, इसे लेकर सदस्य देश चर्चा कर रहे हैं। यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन बैठक में यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा शामिल हुए। उन्होंने कहा, I don't want to spoil the party, but of course my message, the birthday party, but मैं आज के जश्न के माहौल को खराब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आज ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें पेट्रियट मिसाइलें चाहिए, क्योंकि यूक्रेनी लोगों की जान, अर्थव्यवस्था और शहरों की रक्षा इन मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम पर निर्भर करता है। हम पेट्रियट मिसाइलों की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही वो सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकता है। मार्च के महीने में यूक्रेन पर 94 बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी थीं। नेटो सहयोगियों के पास ये मिसाइलें हैं। they have plenty of them. वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि यूक्रेन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की प्रस्तावित आर्थिक मदद जंग की दिशा तय करने में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। बीबीसी यूक्रेन कास्ट कार्यक्रम में शामिल हुए कैमरन ने कहा कि अगले सप्ताह अमेरिका जाने वाले हैं और वहां उनका कहना है कि वो इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बैठक में बड़ी घोषणा की और कहा कि आने वाले वक्त में यूक्रेन नेटो का सदस्य बनेगा। We're also here at NATO to talk about the summit that's upcoming in हम यहाँ गर्मियों के दौरान वॉशिंगटन में होने वाले नेटो के सम्मेलन के बारे में भी बात करने आए हैं। यूक्रेन नेटो का सदस्य बन जाएगा,
सम्मेलन में हमारा मकसद इस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाना है, एक स्पष्ट रास्ता ताकि यूक्रेन आगे बढ़ सके। हमने ब्रसल्स में पिछले कुछ दिनों में इस पर काफी काम किया है। अभी और अगले सम्मेलन के बीच अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इस साल नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हैं और बाइडेन के प्रतिद्वंदी माने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में कहा था कि वो नहीं चाहेंगे रूस नेटो के किसी सदस्य देश पर हमला करे। तो मानसी, ये तो हमने बता दिया कि नेटो की स्थापना के 75 साल हो गए हैं, लेकिन अपने लिसनर्स को बताना जरूरी है कि ये नेटो आखिरकार है क्या। नेटो फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में बना था। सैन्य गठबंधन था जिसमें शुरुआत में 12 देश थे। इनमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। नेटो का मूल मकसद जो था वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में रूस के विस्तार को रोकना था। नेटो के जवाब में 1955 में सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों के साथ मिलकर अपना अलग सैन्य गठबंधन खड़ा किया था और जिसे वार्सा पैक्ट का नाम दिया गया था। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो वार्सा पैक्ट का हिस्सा रहे कई देशों ने दल बदल लिया और वो नेटो में शामिल हो गए। तो ये तो जानकारी हुई नेटो क्या चीज है। कार्यक्रम में आगे एक अच्छी बात यह थी कि जो बिल्कुल आम किसान था उसका रिस्पॉन्स इसमें बेहतर था। वो चाहता था कि ये एक हों। वो राष्ट्रीय लोकदल से भी प्यार करते थे और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से प्यार करते हैं ज्यादातर लोग। एक छोटी सी बातचीत आपको हम चुनावी हलचल में सुनाने वाले हैं। किसकी है शायद नहीं पहचान पाए तो बताएंगे। आगे बढ़े उससे पहले देखते हैं, पढ़ते हैं श्रोता जो हमसे जुड़े हुए हैं वो क्या कह रहे हैं। मेरी नज़र यूट्यूब पर है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एडवोकेट लिखते हैं, रूस ने अकेले ही नेटो को धूल चटा दी। नेटो कुछ नहीं, ये अमेरिका का मल्टीपर्पस औजार है, ये कहना है मनोज मिश्रा का। मोहनलाल जी, आपकी आवाज़ को मोहम्मद आफ्ताब आलम पसंद कर रहे हैं। वली मोहम्मद हैं, बीबीसी रेडियो को पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा रिशु यादव भी इसराइल पर टिप्पणी कर रहे हैं। ईश्वर पोखरियाल है, ये कह रहे हैं कि कहीं भी हो मानवीय क्षति को हल्के में स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। ये आप हमें ललितपुर नेपाल से सुन रहे हैं। मदन लाल लंबूरिया सवाल पूछ रहे हैं कि नेटो के जन्म और विस्तार ने हथियारों की होड़ शुरू कर दी। नहीं, सवाल नहीं पूछ रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। सिंह धारा कह रहे हैं कि संसार के कई देश अब सब कुछ अपनी प्रभुता कायम करने के लिए प्रयासरत हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। और अब बात दिन भर की चुनावी हलचल की। तो 2 हफ्ते में लोकसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं और नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाना थम नहीं रहा। बीते कल कांग्रेस छोड़ने वाले पार्टी के प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ आज बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद वो क्या बोले? मूल नीति क्या थी? भारत का जो आर्थिक स्ट्रक्चर है उसकी नींव जब पीवी नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में जो एलपीजी की नीति थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, निजीकरण और जो उदारीकरण, आज कांग्रेस पार्टी उसी का विरोध करती है। वेल्थ क्रिएटर्स का सुबह से शाम गाली मैं नहीं दे सकता साहब। जो देश के लिए जीडीपी, रोजगार उत्पन्न करते हैं उनको मैं गाली नहीं दे सकता साहब। जो सनातन का गाली देते हैं लोग, उस पे मौन स्वीकृति रख के नहीं रह सकता, क्योंकि मैं महात्मा गांधी के उस वाक्य पे हमेशा चलता हूं कि मौन रहना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। वहीं कांग्रेस के एक और नेता संजय निरुपम ने पार्टी से निकाले जाने के बाद कहा कि निष्कासन से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा पार्टी के अंदर ही कई लॉबियों के बीच टकराव चल रहा है और इससे संगठन गर्त में जा रहा है। उन्होंने कहा वो धीरज रख रहे थे लेकिन अब उनके सब्र का बांध टूट गया है। और कल बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। पार्टी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे से जब मीडिया ने सवाल पूछा तो फिर वो क्या बोले? They are claiming that the dynastic politics is hurting BJP. This election. प्रियंक कह रहे हैं कि वो लोग दावा कर रहे हैं कि परिवारवाद की राजनीति बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है। ये चुनाव कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस बनाम पुराना कांग्रेस है। जरा देखिए कि कांग्रेस से कितने नेता उसमें शामिल हो रहे हैं। बीजेपी में नेतृत्व की कमी है।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने जालोर लोकसभा सीट से आज अपना नामांकन दाखिल किया। सपा कांग्रेस प्रत्याशी अमरपाल शर्मा ने उत्तर प्रदेश के बागपत से नामांकन दाखिल किया। आखिरी घड़ी में उनकी उम्मीदवारी तय की गई। इससे पहले मनोज चौधरी को यहां से प्रत्याशी बनाया गया था। उनका मुकाबला बीजेपी के राजकुमार सांगवान से होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ से सपा की सुनीता वर्मा ने नामांकन फाइल किया है। उनका मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल से होना है। वहीं पप्पू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिया से अपना नामांकन भरा। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने नामांकन भरने के बाद फिर से अपनी नाराजगी जताई और कहा कि मुझे उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया। पूर्णिया और पप्पू और पूर्णिया, और आज पहली बार ना कोई दल है, ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, सिर्फ एक बेटा है, एक इंसानियत है। मैं इतना ही जानता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। तो ये थे पप्पू यादव। बीजेपी ने 2014 और 2019 में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए संजीव बालियान को तीसरी बार अपना प्रत्याशी घोषित किया। बीबीसी संवाददाता सरप्रिया सांगवान ने कुछ मुद्दों पर बात की। 2014 में आप सांसद बनकर आए और आपने बहुत भारी अंतर से बसपा के प्रत्याशी को हराया। 2019 का चुनाव भले ही कम अंतर से हराया, लेकिन उससे बड़ा चुनाव था क्योंकि आपने बड़े किसान नेता चौधरी अजीत सिंह को हराया। अब उनकी पार्टी आरएलडी से भी आपका गठबंधन हो गया है। कैसे अब एडजस्ट कर रहे हैं इस गठबंधन में? देखिए, एडजस्ट इस तरह से कर रहे हैं कि हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में दो ही पार्टियों के कार्यकर्ता जमीन पर रहते हैं, वो या तो भारतीय जनता पार्टी के या राष्ट्रीय लोकदल के। 12 साल से हम आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे, तो एक तरह से खाई सी बीच में थी सभी गाँव में, हर गाँव में। अब जब ऊपर की लीडरशिप ने निर्णय लिया, फिर हम लोग मिले, फिर हर गाँव में मिले। एक अच्छी बात यह थी कि जो बिल्कुल आम किसान था उसका रिस्पॉन्स इसमें बेहतर था। वो चाहता था कि ये एक हों, वो राष्ट्रीय लोकदल से भी प्यार करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से प्यार करते हैं ज़्यादातर लोग। तो लोगों का प्रेशर भी था, आप ये कह सकते हैं, इस गठबंधन को होने में। और ये एक प्राकृतिक गठबंधन आप मैं कह सकता हूँ है, और हम बहुत अच्छी तरह से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में। पर पिछले विधानसभा चुनाव तक एक आपकी छवि थी एंटी आरएलडी की, तो कुछ तो कार्यकर्ताओं में नाराजगी रही होगी जो आरएलडी के कार्यकर्ता हैं कि नहीं अब कैसे? देखिए, ये तो स्वाभाविक है, होता है कुछ। इसके लिए हमने हर गाँव में मेहनत की है। जहाँ उन्हें जाना था वो गए हैं। जहाँ कुछ जगह आपसी विवाद थे दोनों पक्षों के, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के, वो दूर करने का प्रयास किया है। और साथ के साथ जैसे चौधरी जयंत सिंह की 2 रैलियाँ हुई हैं, एक वो प्रधानमंत्री के साथ रैली में थे मेरठ में, वहाँ भी हमारा मुजफ्फरनगर शामिल था। और आज अमित शाह जी की रैली थी शाहपुर में, मेरे गाँव में ही कह सकते हैं आप, वहाँ भी चौधरी जयंत सिंह थे। जब लीडर कोई बात कहता है तो लोगों को लगता है कि नहीं, तो काफ़ी हद तक वे मतभेद हम दूर करने में सफल हुए। वैसे यही मुख्य सीट थी जिसपे अखिलेश अड़े हुए थे और जयंत उनको देने को तैयार नहीं थे, और अब लेकिन अभी तो खैर उनको अभी भी नहीं मिली। अब मन मिल गया है आप दोनों का? मतलब मन तो मेरे और जयंत चौधरी के बीच में जब से वो सांसद बने हमारी मुलाकातें ज़्यादा बड़ी थी, और जब से वो राज्यसभा आए, और हम आप ये कह सकते हैं कि बड़े ठीक संबंध थे हमारा। कभी कोई जब चौधरी अजीत सिंह और मैं आमने सामने चुनाव लड़े नेता के रूप में, मेरे से बहुत बड़े थे, तो उस समय भी 3 महीने चौधरी साहब यहाँ रहे थे मुजफ्फरनगर। उन 3 महीनों में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी ना तो मैंने कभी उनके ऊपर की, और ना उन्होंने छोटा होने के नाते मुझे कभी कुछ कहा। तो चुनाव जरूर लड़े आमने सामने, लेकिन बिटरनेस या कटुता आपस में हमारी कभी नहीं रही। ये थे संजीव बालियान जिनसे बात कर रही थी सरप्रिया सांगवान। तो चुनावी हलचल में इतना ही। और आईपीएल बता दें मानसी। आईपीएल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला पंजाब किंग्स के साथ शुरू हो गया है। टॉस पंजाब किंग्स ने जीता है और पहले फील्डिंग करना चुना है। गुजरात टाइटंस ने अब तक 48 रन बना लिए हैं, 1 विकेट खोया है। और अगर कल के मैच की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल के बीच मुकाबला था। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 272 रन बनाए 7 विकेट खोकर और 106 रनों से मैच जीता। वैसे बहुत बड़े होते हैं आईपीएल में 272, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वहीं दिल्ली की टीम जो है वो 166 रन पर सिमट गई। और अब बात करते हैं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के। 2024 के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के मैचों की घोषणा हो गई है। एक बयान में आईसीसी ने आज कहा है कि मैच अमेरिका की 3 जगहों और कैरिबियाई इलाके की 6 जगहों पर होंगे। टी20 वर्ल्ड कप का ये 9वां संस्करण होगा जिसमें कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी। इसमें 10 नई टीमें होंगी। टूर्नामेंट 1 जून को शुरू होगा और इसमें भारत और पाकिस्तान का मैच 9 जून को न्यूयॉर्क के
न्यू नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। सेमीफाइनल ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में होगा और गयाना में होगा, और वहीं फाइनल जो है 29 जून को बारबाडोस में होगा। लेकिन नजरें जो हैं वो भारत और पाकिस्तान के मैच पर ही होंगी, ये हम जानते हैं, इतना तय है। तो अब आपसे अगली मुलाकात होगी कल है शुक्रवार, और कल मानसी आप आ रही हैं, मैं भी आ रहा हूँ, तो आपसे मुलाकात होगी। हम आपसे विदा ले रहे हैं, लेकिन bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है, जिस पर आप नित्य नई खबरें आप देख सकते हैं, और हमारा पेज लगातार अपडेट हो रहा है। आज स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी, मुझे और मानसी को दें इजाजत। नमस्कार। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। कल फिर आइएगा, फिर कहेंगे हम आपको शुक्रिया। नमस्कार।